अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हमारा आज का टॉपिक है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हम पढ़ रहे थे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी। उसका कंसेप्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है उसकी मीनिंग क्या है, व्हाट डज़ दैट मीन, और कहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर एक है वो इक्विलिब्रियम अचीव करता है। और फिर हमने उसकी कंडीशंस भी देखी थी, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आज हम देखना चाहते हैं जो एक एक्सटेंडेड टॉपिक है इसी का, व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूनिट मोर और यूनिट लेस इज प्रोड्यूसर देन ओएल 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। हमने देखा कि प्रोड्यूसर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा जहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और इसी तरह से उस पॉइंट पर फिर मार्जिनल कॉस्ट जो है इट शुड बी इंक्रीजिंग। वो हमने देखा था ऊपर ये जो डायग्राम दी गई है यहाँ ऊपर, तो ये हमने देखा था कि पॉइंट Q2 जो है यहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम में होगा, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट करो जो है इट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू करो, और मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। अगर Q1 पर भी मार्जिनल कॉस्ट करो और मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये जो मार्जिनल कॉस्ट करो मार्जिनल रेवेन्यू करो को कट कर रही है, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल एट पॉइंट Q1, but the fault here is, but the shortcoming here is that the marginal cost curve is falling. Marginal cost is falling at point Q1. At point Q2 marginal cost is rising and marginal cost is equal to marginal revenue. Now the question is, if one more unit or one unit more than OL2 units of output, or one unit less than OL2 units of output are sold, what will be the outcome of that? What happens when a unit more or unit less is produced than OL2 units of output? OL2 हमने देखा कि equilibrium level of output है. Answer is that in both the situations profit will be less compared to the situation when OL2 units of output are produced. इसका सिंपल आंसर ये है कि इस अगर हम OL2 से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो भी ये प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, अगर OL2 से कम प्रोड्यूस करेंगे तो भी प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिगर 2 एंड फिगर 3 इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन। फिगर 2 और फिगर 3 में हम ये सिचुएशन इलस्ट्रेट कर सकते हैं। In case OL2 units of output are produced as in figure 2, addition to total revenue is equal to L2 L3 TQ2। अगर हम इन केस OL3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस, अगर हम OL3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट इज मोर देन द OL2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आप ये देख सकते हैं, अगर हम OL2 यूनिट्स जो है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट जो है दैट इज OL2 वेयर एट द पॉइंट ऑफ Q2 वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। नाउ अगर हम OL3 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हैं that is more than OL2, what will be the situation? Addition to total revenue will be equal to the area under the marginal revenue करो। मार्जिनल रेवेन्यू करो आप देख रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज द स्ट्रेट पैरेलल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टोटल रेवेन्यू बराबर होगा ओ पर टोटल एरिया जो है दैट विल बी इक्वल टू L2 L3 TQ2। एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट करो, एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट करो, दैट इज एरिया L2 L3 Q3 Q2। हाँ, ये आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि एरिया जो है एरिया ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एरिया अंडर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट L2 L3 Q3 Q2 इज ग्रेटर देन द एरिया L2 L3 TQ2। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो एडिशन हुआ है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट हैज बीन एडिड इन द टोटल रेवेन्यू, देयरफॉर our profits will decline. Addition to total variable cost is greater than addition to total revenue. Additional total variable cost exceeds additional total revenue by the area Q2 TQ3। देखिए आप यहाँ पर addition to total variable cost exceeds addition to total revenue, यानी additional total variable cost exceeds additional total revenue by the area Q2 TQ3। ये एरिया जो है ये रेक्टेंगुलर एरिया जो है स्मॉल एरिया, इट यानी ये एरिया जो है इट एक्सीड्स, इट इज द एडिशनल एरिया ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर एंड अबोव द टोटल रेवेन्यू एरिया।
over and above the area under the total revenue, addition to total revenue, so that total revenue minus total variable cost will tend to shrink. That is, the difference between the total revenue and total variable cost will shrink with this situation if we increase level of output from OL2 to OL3. Now we will have the situation where we are producing less than the equilibrium level of output or OL2 level of output. Now in case we are producing OL2 units of output are produced, total revenue reduces by, देखिए total revenue कितना reduce हो रहा है by the area under the marginal revenue करूँ, देखिए वो कितना है, अगर अगर हम OL2 पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम OL1 पर आ गए हैं, तो टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज एरिया अंडर द मार्जिनल रेवेन्यू वो डिक्लाइन होगा L1 L2 Q2 Q1, ये डिक्लाइन हो गया किसमें, टोटल रेवेन्यू में। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना डिक्लाइन हो गया होगा, जो एरिया होगा मार्जिनल कॉस्ट करो के अंडर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो रिड्यूस होगा वो होगा L1 L2 Q2T से। आप यहाँ पर ऑब्वियसली ये देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया जो है टोटल रेवेन्यू का एरिया दैट इज ग्रेटर, टोटल रेवेन्यू एरिया में जो डिक्लाइन हुआ है दैट इज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच हैज़ बीन रिड्यूस्ड। यानी टोटल रेवेन्यू के अंदर टोटल रेवेन्यू का एरिया जो है जो डिक्लाइन हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो है ज़्यादा एज कम्पेयर टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो डिक्लाइन हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, वो कम है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, कॉस्ट के बजाय ज़्यादा रेवेन्यू कम हुआ है। दस रिडक्शन इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज लेस देन द रिडक्शन इन टोटल रेवेन्यू। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कम रिडक्शन हुआ है एज कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू में, और हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू में रिडक्शन ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और दैट द लॉस ऑफ टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द रिडक्शन इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। या हम कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू में ज़्यादा लॉस हुआ है एज कम्पेयर टू द रिडक्शन इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंगली टोटल वेरिएबल कॉस्ट minus accordingly total revenue minus total variable cost will tend to shrink, that is the profit level will tend to shrink, क्योंकि difference between total revenue and total variable cost is equal to profit. Thus any departure from the state of equilibrium when marginal revenue is equal to marginal cost and marginal cost is rising would only mean that the difference between total revenue and total variable cost will tend to shrink. Thus any departure from the state of equilibrium, अगर हम equilibrium level से ज़रा भी इधर उधर हम शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें या कम प्रोड्यूस करें, इसका मतलब एक ही होगा कि उससे हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इट विल टेंड टू श्रिंक, और दैट ही द प्रॉफिट्स विल नॉट बी मैक्सिमाइज्ड, और प्रॉफिट जो है दैट विल नॉट बी मैक्सिमाइज्ड। डू ऑल द फर्म ऑलवेज मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अब हमें ये क्वेश्चन है कि क्या हमेशा हर एक फर्म जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, यानी इसमें एक क्लियर आंसर है that is no. Profit maximization is only a goal. A firm may or may not achieve it. It is a goal of the firm to maximize its profits, but it may not actually achieve it. In actuality, a firm may or may not achieve it. After all, there are firms which close down owing to their mounting losses. हाँ हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी फर्म्स जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ फर्म्स क्लोज हो जाती हैं, कुछ नई फर्म्स इमर्ज हो जाती है, कुछ फर्म्स ग्रो हो जाती है। पहले जो टॉप पे फर्म्स थी अब वो फिर वो एक टाइम आ जाता है तो वो दे आर स्टार्टिंग टू सफ़र लॉसेस, तो फिर वो अल्टीमेटली शट डाउन हो जाती है, क्लोज डाउन हो जाती है। तो ये हम देखते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक फर्म क्या ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स कर सके, यानी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। हाउएवर अ नोटेबल पॉइंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज दैट अ फर्म मे सफर लॉसेस एंड येट कंटिन्यू टू सिटी इन द मार्केट, इट डज नॉट सस्पेंड इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। हाँ मगर यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट ये है कि एक फर्म जो है अगर वो लॉसेस भी सफ़र कर रही है मगर फिर भी वो बिज़नेस में यानी मार्केट में अपना बिज़नेस कर रही है, यानी अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी सस्पेंड नहीं कर रही है, यस दिस हैपन्स इन द शॉर्ट रन। यानी ये चीज़ जो है अगर कोई फर्म लॉसेस सफ़र कर रही है मगर उसके बावजूद अगर उनको लॉस भी हो रहा है मगर फिर भी वो अभी क्लोज डाउन नहीं कर रहे हैं अपना बिजनेस, फिर भी वो यानी कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं बल्कि कंटिन्यूसली वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है,
मगर ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये हो सकती है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, बिकॉज इन द शॉर्ट पीरियड ए फर्म इज कन्फ्रंटेड विद टू सेट्स ऑफ कॉस्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। शॉर्ट पीरियड में हम देखते हैं कि फर्म को दो सेट्स ऑफ कॉस्ट्स ये जो फेस करने पड़ते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमें इनकर करने ही पड़ते हैं, अगर चाहे हमारा आउटपुट लेवल क्या होगा, जीरो होगा, वो फिर भी हमें खर्च करना है। ए फर्म हैज़ टू बियर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। अगर प्रोडक्शन स्टॉप भी हो जाएगी तो भी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वी हैव टू बियर इट, यानी उसका बर्डन जो है दैट हैज़ टू बी बोर्न बाय द फर्म इफ it stops its production. That those costs cannot be recovered. Accordingly, a firm may decide to continue production as long as variable costs are covered. अब मगर ये सिचुएशन हमें देखना है कि अगर जहाँ तक एक फर्म वेरिएबल कॉस्ट्स को कवर करेगी, यानी जहाँ तक उसके वेरिएबल कॉस्ट्स कवर हो रहे हैं या उसके वेरिएबल कॉस्ट्स रिपे हो रहे हैं, यानी वहाँ पर उसको कोई लॉस नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है, अच्छी तरह से उसको वो पे कर पा रहा है ये थ्रू इट्स रेवेन्यू जनरेशन, तो तब तक वो एक फर्म जो है इट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। दस प्रोडक्शन में कंटिन्यू सो लॉन्ग एज टोटल रेवेन्यू, जब तक प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है तब तक चलेगी, तब तक कंटिन्यूसली प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, जब तक टोटल रेवेन्यू या ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा या वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगा, आइदर इट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट और ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। और ये भी हमने कहा था कि कॉस्ट जो है टोटल कॉस्ट में ये जो नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इवन व्हेन ए प्रोड्यूसर इज इन लॉसेज, दैट मीन इफ ही इज नॉट even if he is not covering his fixed costs। अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में टोटल रेवेन्यू बराबर है या ग्रेटर देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, तो अगर फिर प्रोड्यूसर लॉसेज में भी होगा, that is if he is not covering his fixed cost, production activity will continue. Of course, in the long run, all costs are variable. A firm will undertake production only when all costs are covered, otherwise it will quit the industry। longer period में हम देखते हैं जब सभी costs फिर variable हो जाते हैं, एक फर्म तब ही प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी जब वो अपने सभी कॉस्ट्स को कवर करेगी कर सके, जब वो अपने पूरे कॉस्ट्स को कवर कर सके। फिक्स्ड वेरिएबल यानी वहाँ पर तो फिक्स्ड कोई कॉस्ट होता ही नहीं है लॉन्ग रन में, एवरी कॉस्ट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। अदरवाइज अगर उसको वहाँ पर अपने कॉस्ट्स रिकवर नहीं हो रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन द फर्म विल क्विट द इंडस्ट्री एंड स्विच टू अनदर बिजनेस, और इट मे परमानेंटली क्लोज डाउन इट इज़ बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द लॉसेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम अगले क्लास में अब लेकर आएंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।